ब्रुसेल्स में आयोजित होने जा रहे इमरजेंसी यूरोपियन काउंसिल शिखर सम्मेलन से पहले डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे ने देश की संप्रभुता और आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि डेनमार्क की संप्रभुता किसी भी परिस्थिति में चर्चा, सौदेबाजी या समझौते के अधीन नहीं आ सकती। ये देश की रेड लाइन है और इस पर किसी भी प्रकार की बातचीत या बदलाव पूरी तरह असंभव है। प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने विशेष रूप से आर्कटिक क्षेत्र और ग्रीनलैंड के आसपास के इलाकों का उल्लेख करते हुए नाटो की स्थायी मौजूदगी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्कटिक की रणनीतिक अहमियत को देखते हुए वहां नाटो के स्थायी और मजबूत उपस्थिति अब अनिवार्य हो गई है। उनके अनुसार आर्कटिक केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक राजनीति, ऊर्जा संसाधनों, सुरक्षा संतुलन का केंद्र बनता जा रहा है। फ्रेडरिक्सन ने कहा कि हमें आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की स्थायी मौजूदगी की आवश्यकता है। यह केवल डेनमार्क या ग्रीनलैंड की सुरक्षा का विषय नहीं है बल्कि पूरे यूरोप और ट्रांस अटलांटिक क्षेत्र की सामूहिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि डेनमार्क अपने सहयोगियों के साथ मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन संप्रभुता पर कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के साथ संबंधों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सभी साझेदारों के साथ सहयोग आपसी सम्मान, समानता और बिना किसी धमकी के आधार पर होना चाहिए। फ्रेडरिक्सन ने अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी भी दी और चेतावनी देते हुए कहा कि दबाव, धमकी या आर्थिक हथकंडों के जरिए किसी देश की संप्रभुता को चुनौती स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि जब यूरोप एकजुट होता है और हम अपनी स्थिति को लेकर स्पष्ट, मजबूत सिद्धांतों पर आधारित रहते हैं, तभी ठोस परिणाम सामने आते हैं। उनका ये बयान यूरोपीय देशों को एकजुट रहने का संदेश माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक राजनीति में अनिश्चितता और टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दी गई टैरिफ धमकियों की पृष्ठभूमि से सामने आया है। हाल के दिनों में ट्रंप ने संकेत दिया था कि यदि ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े अमेरिकी हितों को पर्याप्त महत्व नहीं मिला तो कुछ यूरोपीय देशों पर वो टैरिफ बढ़ा देंगे। यूरोप में चिंता, असहजता का माहौल भी इसके बाद पैदा हुआ। हालांकि इस बीच एक अहम घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि 8 यूरोपीय देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ बातचीत के बाद ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र के भविष्य से जुड़े संभावित सौदे के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। ट्रंप के इस बयान ने यूरोप में राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया। जहां एक ओर इसे तनाव कम करने की दिशा में कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई यूरोपीय नेता इसे आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते अमेरिकी प्रभाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का कड़ा रुख के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूरोपियन काउंसिल ने ब्रुसेल्स में इमरजेंसी शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना भी बनाई है, जिसमें यूरोप की सुरक्षा, आर्कटिक क्षेत्र की स्थिति, नाटो की भूमिका, अमेरिका के साथ संबंधों पर विस्तार से चर्चा की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक में डेनमार्क का रुख अन्य यूरोपीय देशों के लिए एक स्पष्ट संदेश के रूप में सामने आएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का बयान ये साफ करता है कि डेनमार्क आर्कटिक और ग्रीनलैंड को लेकर किसी भी तरीके के बाहरी दबाव के आगे झुकने के मूड में नहीं है। नाटो की मजबूत मौजूदगी, यूरोपीय एकता, संप्रभुता की रक्षा, ये डेनमार्क की प्राथमिकताएं हैं और आने वाले दिनों में ये मुद्दा यूरोपीय राजनीति के केंद्र में रह सकता है। बढ़ेंगे आगे। देखिए, 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक अहम कूटनीतिक पहल सामने आई है। जी हां, स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में संबोधन के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संकेत दिया कि यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच पहली बार त्रिपक्षीय बैठक होने जा रही है। जेलेंस्की के मुताबिक ये बैठक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने की संभावना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बैठक से युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई ठोस सहमति बन सकती है। जेलेंस्की ने बताया कि दावोस में उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ करीब 1 घंटे तक अहम बैठक हुई। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को स्पष्ट संदेश दिया
कि रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म हो जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन आज या कल पुतिन से मुलाकात करेगा। इसके बाद शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की के साथ हुई बातचीत को अच्छी और सकारात्मक पॉजिटिव बताया। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी कहा कि ट्रंप के साथ उनकी बातचीत रचनात्मक रही और यूक्रेन के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप थी। जेलेंस्की ने कहा कि किसी भी राष्ट्रपति की तरह मुझे अपने देश के हितों की रक्षा करनी होती है। ऐसी बैठकें आमतौर पर कठिन होती हैं, लेकिन आज की चर्चा सकारात्मक रही। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आगे बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहले रूस और यूक्रेन की टीमों से अलग अलग मुलाकात करेगा। इसके बाद यूएई में तीनों देश अमेरिका, रूस और यूक्रेन की संयुक्त त्रिपक्षीय बैठक होने की संभावनाएं हैं। यह बैठक शुक्रवार या शनिवार को हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो ये रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार जब तीनों बड़े नेता एक साथ बैठेंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध में हो रही भारी जान माल के नुकसान की भी बात की, चिंता जताई। जब उनसे पूछा गया कि पुतिन के लिए उनका संदेश क्या है तो ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि युद्ध को अब खत्म कर देना होगा। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। पिछले महीने ही करीब 30,000 लोगों की मौत हुई है। इनमें ज़्यादातर सैनिक थे। अगर हम इस युद्ध को खत्म नहीं करते हैं तो ये बहुत शर्मनाक होगा। ट्रंप ने एक दिन पहले WEF की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए किसी समझौते के काफ़ी करीब हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि कुछ ही घंटों में इस पर समझौता कराना आसान होगा, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा कठिन साबित हो रहा है। इसके बावजूद ट्रंप ने भरोसा जताया कि समाधान संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों नेताओं व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन को युद्ध समाप्त करने की शर्तों पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर दोनों नेता इस युद्ध को अब खत्म नहीं करते हैं तो वो बेवकूफ़ हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें विश्वास है कि दोनों नेता ऐसा नहीं करेंगे। ट्रंप का कहना है कि वह संघर्षों को सुलझाने में माहिर हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि आदर्श रूप से यह काम संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को करना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2025 में शुरू हुआ और तब से ये यूरोप का सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष बन गया। इस युद्ध में हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति पर संकट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव, ये सब देखने को मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच में द्विपक्षीय बैठक होती है तो इसमें किसी तरीके की सहमति बन सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध समाप्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि शांति समझौते की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि दोनों पक्ष के बीच क्षेत्रीय नियंत्रण, सुरक्षा गारंटी, प्रतिबंधित जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद बने हुए हैं। फिलहाल दावोस में हुई बैठकों और आने वाली संभावित त्रिपक्षीय वार्ता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगाई है। दुनिया की निगाहें अब यूएई में होने वाली संभावित बैठक पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि 4 साल से जारी ये भीषण युद्ध अंत की ओर बढ़ेगा या अभी युद्ध लगातार यूं ही जारी रहेगा। पाकिस्तान की बात अब करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भेजे गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। ट्रंप ने पाकिस्तान को इस बोर्ड का हिस्सा बनने का न्योता दिया था, जिसे इस्लामाबाद ने स्वीकार करते हुए कहा कि वो गाजा में शांति स्थापित करने की हर अंतर्राष्ट्रीय कोशिश का समर्थन करेगा। अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, कहा कि पाकिस्तान इस पहल को क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के प्रयास के तौर पर देखता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को देश के भीतर कड़ा विरोध झेलना पड़ा है। जी हाँ, बताते हैं कैसे। देखिए, कई पूर्व राजनीतिक नेता, वकील और पत्रकारों ने बोर्ड ऑफ पीस की विश्वसनीयता पर, पाकिस्तान की भागीदारी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मलीहा लोधी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ पीस की दीर्घकालिक विश्वसनीयता संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि ये पहल सीधे तौर पर ट्रंप से जुड़ी हुई है और उनके कार्यकाल के बाद उसके टिके रहने की संभावना कम है। मलीहा लोधी ने सवाल उठाया, क्या पाकिस्तान ने सिद्धांतों के बजाय केवल अमेरिका को खुश करने की प्राथमिकता दिखाई है? एक अन्य टिप्पणी में लोधी ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई, बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है और ऐसे में एक ही मंच साझा करना फिलिस्तीन मुद्दे पर पाकिस्तान के पारंपरिक रुख के खिलाफ जाता है।
उन्होंने गाजा में जारी हिंसा का हवाला देते हुए पूछा भी कि क्या ये बोर्ड वास्तव में शांति को बढ़ावा देगा। पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री बाबर अमान ने भी सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिना युद्ध अपराध के लिए जवाबदेही तय किए इजरायल के नेतृत्व के साथ मंच साझा करना फिलिस्तीन संघर्ष के साथ विश्वासघात है। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक भूल करार देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की विदेश नीति की मूल भावना के खिलाफ है। वहीं वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार बकीर सज्जाद ने भी इस कदम की आलोचना की। कहा कि कुछ मुस्लिम देशों द्वारा फिलिस्तीन के नाम पर की जा रही राजनीति पाखंडपूर्ण लगती है। आरोप लगाया उन्होंने कि ट्रंप प्रशासन को खुश करने के लिए उठाए गए ऐसे कदमों को फिलिस्तीन के हित में बताना गलत है। पूर्व सीनेटर और वरिष्ठ वकील मुस्तफा नवाज कुकर ने सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला बिना सार्वजनिक बहस और संसद की राय के लिया गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। देखिए, मुस्तफा कुकर ने यह भी तर्क दिया कि बोर्ड ऑफ पीस एक प्रकार की समानांतर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश के रूप में ही है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड में अत्यधिक शक्तियां एक व्यक्ति या सीमित समूह के हाथों में केंद्रित हो सकती है, जिससे इसका दुरुपयोग संभव होगा। इसके अलावा बोर्ड ऑफ पीस की कथित एंट्री फीस को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आलोचकों का कहना है कि स्थायी सदस्यता के लिए $1 अरब जैसी राशि इसे आम देशों के बजाय अमीर देशों के क्लब के रूप में बनाती है। इसकी निष्पक्षता पर संदेह होता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से इन आलोचनाओं पर अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। विदेश मंत्रालय ने केवल इतना कहा कि पाकिस्तान गाजा में शांति और स्थिरता के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला अब देश के भीतर एक बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक विमर्श का विषय बन गया है। जहां सरकार इसे कूटनीतिक अवसर बता रही है, तो वहीं आलोचक इसे सिद्धांतों से समझौते के रूप में देख रहे हैं। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर, जिन्हें देश का सबसे ताकतवर पद दिया गया हाल फिलहाल में, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। जी हां, ये खबर बेहद महत्वपूर्ण हम आपको बता रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के विश्लेषण से यह तस्वीर और साफ हो चुकी है कि सेना और सुरक्षा बलों की परिचालन एवं सामरिक विफलताओं के कारण पाकिस्तान में उग्रवादी हिंसा और मौतों में खतरनाक बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई थी, वही नेतृत्व अब देश को अस्थिरता और अराजकता की ओर धकेलता जा रहा है। तेजी से बिगड़ते हालात के बीच जनरल मुनीर नागरिकों को उग्रवाद और हिंसा से बचाने में असफल साबित होते दिख रहे हैं। स्थिति विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील प्रांतों में चिंताजनक है। उग्रवादी हमले लगभग रोजमर्रा की घटना के रूप में सामने आने लगे हैं। इन इलाकों में न केवल सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि आम नागरिक भी लगातार हिंसा की चपेट में आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में पाकिस्तान में 5300 से अधिक उग्रवादी हमले दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा किस हद तक चरमरा चुकी है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि सुरक्षा बलों की परिचालन खामियां और गलत रणनीतियों के कारण पिछले साल विभिन्न संघर्षों से जुड़ी मौतों में 74% यानी 74% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। ये बढ़ोतरी न केवल विफल नीति का संकेत है, बल्कि उन दावों पर भी सवाल खड़े करती है जिनके आधार पर मुनीर के शीर्ष सैन्य सम्मान दिए गए। हैरानी की बात यह है कि जब देश के भीतर हालात बेकाबू हो रहे हैं, उस दौरान मुनीर को उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया। पाकिस्तान में यह पद अत्यंत प्रभावशाली, शक्तिशाली माना जाता है। सेना प्रमुख का प्रभाव न केवल सुरक्षा मामलों तक सीमित रहता है, बल्कि राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति पर भी सीधा प्रभाव डालता है। आलोचकों का कहना है कि जिस पद से देश को स्थिरता और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वहीं अब पाकिस्तान की बर्बादी की कगार पर वो ले जाता दिख रहा है। मुनीर की रणनीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी आलोचना हो रही है। अफगानिस्तान के पूर्व रक्षा उप मंत्री हैं तमीम असी। इन्होंने मुनीर की नीतियों को बड़ी रणनीतिक भूल बताया है। चेतावनी भी दी है कि मौजूदा सैन्य दृष्टिकोण न केवल पाकिस्तानी सैनिकों के जीवन को खतरे में डाल रहा है, बल्कि देश को भी धीरे धीरे 1971 यानी 1971 जैसी विनाशकारी स्थिति की ओर ढकेल रहा है।
पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तमीम मसीह ने जनरल मुनीर को सलाह दी है कि वो बल प्रयोग के बजाय बातचीत और राजनीतिक समाधान का रास्ता अपना लें। वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक पर्ल पंड्या ने भी पाकिस्तानी सेना की सैन्य केंद्रित प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया है। अब उनका कहना है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार सैन्य अभियानों ने स्थानीय बलूच और पश्तून आबादी को और अधिक अलग थलग कर दिया है। लोगों में यह भावना गहरी हो गई है कि राज्य उनकी आवाज सुनने के बजाय केवल ताकत के दम पर उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। पंड्या ने विशेष रूप से बलूचिस्तान में तांबा खनन परियोजना को लेकर चेतावनी दी। उनके अनुसार मुनीर यानी जनरल मुनीर के नेतृत्व में जिस तरीके से योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है उससे स्थानीय लोगों की नाराजगी बढ़ सकती है। यदि संसाधनों के दोहन में स्थानीय समुदाय को साझेदार नहीं बनाया गया तो ये उग्रवाद की ओर और बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में उग्रवाद को रोकने के लिए 3 प्रमुख कारक की आवश्यकता है, जरूरत है। उग्रवादी संगठनों पर निरंतर और प्रभावी सैन्य दबाव, बलूच और पश्तून समूहों के साथ राजनीतिक जुड़ाव और अफगानिस्तान के साथ सहयोग।